स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल सरस्वती ज्ञानधारा पर। कक्षा 11 की जीव विज्ञान में जैविक अणु चैप्टर चल रहा है और पिछले वीडियो में हमने कार्बोहाइड्रेट प्रारंभ किए थे। कार्बोहाइड्रेट्स में कार्बोहाइड्रेट्स किसे कहते हैं ये हो गया था। कार्बोहाइड्रेट्स का संयोजन हो गया था। कार्बोहाइड्रेट्स के प्रकार और प्रकार में बताया था। कार्बोहाइड्रेट्स 3 प्रकार के होते हैं मुख्यतः, एक तो मोनोसेकेराइड्स, दूसरा आपका ओलिगोसेकेराइड्स और तीसरा आपका पॉलीसेकेराइड्स। तो उसमें आपका मोनोसेकेराइड प्रारंभ हुआ था। मोनोसेकेराइड क्या होते हैं, मोनोसेकेराइड का संयोजन क्या है, ये इतना हो गया था। आज हम लोग पढ़ेंगे कि मोनोसेकेराइड्स का वर्गीकरण, यानी मोनोसेकेराइड्स को फर्दर कितने वर्गों में या कितने प्रकार में बांटा गया है, ये हम इसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखेंगे ना मोनोसेकेराइड्स की कार्बन श्रृंखला में मोनोसेकेराइड्स की कार्बन श्रृंखला में कार्बन परमाणुओं की संख्या के आधार पर मोनोसेकेराइड्स निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। बताया था पिछले वीडियो में संयोजन में कि जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स में कार्बन परमाणुओं की ऋजु श्रृंखला यानी कि एक सीधी श्रृंखला पाई जाती है। तो मोनोसेकेराइड्स में इसी श्रृंखला में कार्बन परमाणुओं की संख्या के आधार पर मोनोसेकेराइड्स को वर्गीकृत कर दिया गया। ठीक है, यह भी मैंने बताया था कि ऐसे कार्बोहाइड्रेट या ऐसे मोनोसेकेराइड्स जिनकी कार्बन श्रृंखला में एल्डिहाइड ग्रुप होता है उन्हें एल्डोस बोलते हैं, और जिनमें कीटोन समूह होता है उसे कीटोस बोलते हैं। तो जब भी हम मोनोसेकेराइड्स का वर्गीकरण अभी करने जा रहे हैं, इस मोनोसेकेराइड्स का जो भी प्रकार होगा उसके 2 रूप बनेंगे। एक होगा उसमें एल्डोस और दूसरा क्या होगा, कीटोस। तो इसको इस प्रकार से क्लासिफाई कर लेंगे। मोनोसेकेराइड्स पहला आपका है ट्रायोसिस, दूसरा टेट्रोसिस, तीसरा पेंटोसिस, चौथा हेक्सोसिस, और लास्ट में आपका होगा हेप्टोसिस। इसको
इसको हेक्सोसिस कर लेंगे, आधी का बना हेक्सोसिस। यदि मोनोसेकेराइड की कार्बन श्रृंखला में कार्बन परमाणुओं की संख्या अगर 3 है तो उसे बोलते हैं ट्रायोसिस। अगर उसमें कार्बन परमाणुओं की संख्या 4 है तो उसे बोलते हैं टेट्रोसिस। और अगर उसमें कार्बन परमाणुओं की संख्या 5 है तो बोलते हैं पेंटोसिस। कार्बन परमाणुओं की संख्या 6 है तो बोलते हैं हेक्सोसिस। और कार्बन परमाणुओं की संख्या 7 है तो बोलते हैं हेप्टोसिस। ये कार्बन परमाणुओं की संख्या के आधार पर आपका मोनोसेकेराइड्स को वर्गीकृत किया गया है, ठीक है। अगर कार्बन परमाणुओं की संख्या 3 है तो वो मोनोसेकेराइड आपका कहलाएगा ट्रायोसिस। अगर कार्बन परमाणुओं की संख्या 4 है तो वो मोनोसेकेराइड्स आपका कहलाएगा टेट्रोसिस। कार्बन परमाणुओं की संख्या 5 है तो वो पेंटोसिस। अगर कार्बन परमाणुओं की संख्या 6 है तो वो कहलाएगा आपका हेक्सोसिस। और अगर आपके कार्बन परमाणुओं की संख्या 7 है तो वो कहलाता है आपका हेप्टोसिस। ये मोनोसेकेराइड्स का आपका फर्दर क्लासिफिकेशन हो गया, ठीक है। कार्बन परमाणुओं की द्वितीय श्रृंखला में कार्बन परमाणुओं की संख्या के आधार पर मोनोसेकेराइड्स 1, 2, 3, 4, 5 प्रकार के होते हैं। क्लियर? अब इसमें एक एक देखेंगे जरा। ऐसे लिख भी सकते हैं क्या, ट्रायोसिस तो वे मोनोसेकेराइड्स जिनमें कार्बन परमाणु की संख्या 3 होती है उसे ट्रायोसिस कहते हैं। वे मोनोसेकेराइड जिनमें कार्बन परमाणुओं की संख्या 4 होती है उसे टेट्रोसिस कहते हैं। वे का मोनोसेकेराइड्स कार्बोहाइड्रेट्स जिनमें कार्बन परमाणुओं की संख्या 5 होती है उन्हें पेंटोसिस कहते हैं। वे मोनोसेकेराइड्स कार्बोहाइड्रेट जिनमें कार्बन परमाणुओं की संख्या 6 होती है उन्हें हेक्सोसिस कहते हैं। और वे मोनोसेकेराइड्स कार्बोहाइड्रेट जिनमें कार्बन परमाणुओं की संख्या 7 होती है उन्हें हेप्टोसिस कहते हैं, ठीक है। अब प्रत्येक के दो एग्जाम्पल आएंगे क्योंकि प्रत्येक मोनोसेकेराइड्स किस प्रकार का हो सकता है, वो एल्डिहाइड समूह वाला यानी एल्डोस भी हो सकता है और कीटोन समूह वाला कीटोस भी हो सकता है, ठीक है। तो सबके एग्जाम्पल देख लेंगे जरा। इसका एग्जाम्पल देखेंगे, डी ग्लिसरेल्डिहाइड, इसका एग्जाम्पल आपका डी ग्लिसरेल्डिहाइड हो गया। और दूसरा एग्जाम्पल होगा इसका डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन, ठीक है। ऊपर वाला आपका एल्डोज है और नीचे वाला क्या है आपका कीटोस है, ठीक है। दूसरा अगर देखेंगे टेट्रोसिस में, अगर एग्जांपल देखें, इसको ऐसे थोड़ा और बढ़ा लेंगे। क्या हो गया आपका डी ग्लिसरेल्डिहाइड, ग्लिसरेल्डिहाइड। और दूसरा होगा आपका डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन, ठीक है। टेट्रोसिस में आपका एग्जाम्पल हो जाएगा डी एरिथ्रोस और ये डी एरिथ्रोलोस। ऊपर वाले जो आपके हैं वो क्या है, एल्डोस है, नीचे वाले के हैं आपके कीटोस है। क्लियर? अगला अगर देखें पेंटोसिस में डी राइबोस और डी
रिबुलोस, डी राइबोस और डी रिबुलोस। ठीक है, एक्सोसेस में मेन एग्जांपल डी ग्लूकोज और डी फ्रक्टोज। और हेप्टोसिस में आपका एग्जांपल हो जाएगा डी मेनो हेप्टोलोज, डी मेनो हेप्टोलोज और डी सीडोहेप्टोलोज, सीडोहेप्टोलोज। ठीक है, तो ये आपके एग्जाम्पल हो गए प्रत्येक के। ऊपर वाला एग्जाम्पल प्रत्येक का इसको ऐसे डिवाइड कर देते हैं जिसमें कंफ्यूजन ना हो आपको। ठीक है, ट्रायोसिस तो कौन से कार्बोहाइड्रेट होते हैं जिनमें कार्बन परमाणु की संख्या क्या होती है? 3 होती है। एग्जांपल हो गया डिग्लिसरॉल्डिहाइड और डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन। डिग्लिसरॉल्डिहाइड का आपका एल्डोस है क्योंकि इसमें एल्डिहाइड समूह पाया जाता है, और डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन क्या है? कीटोस है, इसमें कीटोन समूह पाया जाता है। ऐसे मोनोसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट जिनमें कार्बन परमाणु की संख्या 4 होती है टेट्रोसिस बोलते हैं। इसका एग्जांपल हो जाएगा डी एरिथ्रोस, ये आपका एल्डोस होगा, और डी एरिथ्रोलोस ये क्या होगा? कीटोस होगा। ऐसे मोनोसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट में कार्बन परमाणु की संख्या 5 होगी उन्हें पेंटोसिस कहेंगे। अगर जैसे एल्डिहाइड समूह तो क्या बनेगा? डी राइबोस, और अगर कीटोन समूह तो क्या बोलेंगे? डी रिबुलोस। आप राइबोस शर्करा के बारे में जानते हैं। राइबोस शर्करा किसमें पाई जाती है? डीएनए में पाई जाती है। और रिबुलोस शर्करा किसमें पाई जाती है? आरएनए में पाई जाती है। तो ये याद रखेंगे यहीं से कि डीएनए और आरएनए में पेंटोसिस प्रकार की शर्कराएं पाई जाती हैं। डीएनए के अंदर एल्डोस प्रकार की शर्करा यानी कि आपकी राइबोस शर्करा पाई जाती है, और कीटोन के आरएनए के अंदर आपकी कीटोस प्रकार की शर्करा यानी कि रिबुलोस पाई जाती है। एक्सोसेस में आपके ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिनमें 6 कार्बन परमाणु की संख्या होती है उसे एक्सोसेस कहते हैं। डी ग्लूकोज और डी फ्रक्टोज। डी ग्लूकोज आपका एल्डोस है और डी फ्रक्टोज क्या है? आपका कीटोस है। इसके बाद आता है हेप्टोसिस। ऐसे मोनोसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट जिनमें कार्बन परमाणु की संख्या 7 होती है उन्हें हेप्टोसिस कहते हैं। आपका एग्जांपल हो जाएगा डी मेनोहेप्टोलोस, ये आपका एल्डोस होगा क्योंकि इसमें एल्डिहाइड समूह होगा, और डी सीडोहेप्टोलोस ये आपका क्या होगा? कीटोस होगा क्योंकि इसमें कीटोन समूह होता है। क्लियर? इसके बाद देखेंगे एक्सोसेस एक्सोसेस अभी बताया कि एक्सोसेस मोनोसैकेराइड्स कौन से होते हैं? इनमें कार्बन परमाणु की संख्या 6 होती है। ठीक है, एक्सोसेस मोनोसैकेराइड एक्सोसेस मोनोसैकेराइड में मुख्यतः ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ग्लूकोज, फ्रक्टोज
मैनोस तथा गैलेक्टोस होते हैं। यानी एक्जोसिस में आपके ग्लूकोज फ्रक्टोज के साथ साथ आपके और भी एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं, एक तो मैनोस और दूसरा क्या आपका गैलेक्टोस भी होता है। ठीक है, डी ग्लूकोज तथा डी फ्रक्टोज पृथ्वी पर सबसे अधिक पाए जाते हैं। सबसे अधिक पाए जाते हैं। अगर पूछा जाए कि मोनोसेकेराइड्स कार्बोहाइड्रेट में कौन सा कार्बोहाइड्रेट ऐसा है जो सबसे अधिक पाया जाता है, तो याद रखेंगे कौन सा, डी ग्लूकोज और डी फ्रक्टोज। ये ऐसे मोनोसेकेराइड्स हैं जो पृथ्वी पर सबसे ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक है, डी ग्लूकोज को डेक्सट्रोज कर दें, डेक्सट्रोज या अंगूरी शर्करा मतलब ग्रेप शुगर, भी कहते हैं। ठीक है, यह रुधिर में पाई जाती है, मनुष्य के रुधिर में पाई जाती है। इसीलिए इसे रुधिर शर्करा यानी कि ब्लड शुगर भी कहते हैं। ठीक है, यह अंगूर में पाई जाती है इसीलिए इसको ग्रेप शुगर, और यह ब्लड में पाई जाती है इसीलिए इसको ब्लड शुगर भी कहते हैं। ठीक है, डी फ्रक्टोज को फल शर्करा यानी कि फ्रूट शुगर भी कहते हैं। क्योंकि यह फलों में पाई जाती है। यह सबसे मीठी
प्राकृतिक शर्करा होती है? कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि सबसे मीठी प्राकृतिक शर्करा कौन सी होती है, तो आपको याद रखना है कि फ्रक्टोज सबसे मीठी प्राकृतिक शर्करा होती है। यह फलों में पाई जाती है, इसीलिए इसे फल शर्करा यानी कि फ्रूट शुगर भी कहते हैं। क्लियर? यह आपका मोनोसेकेराइड्स के प्रकार हो गए आपके। मोनोसेकेराइड नेक्स्ट हेडिंग आएगी मोनोसेकेराइड। मोनोसेकेराइड का अपचयन गुण रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी ऑफ मोनोसेकेराइड्स। जो मोनोसेकेराइड्स के अणु होते हैं ये अपचायक होते हैं आपके, ठीक है। मोनोसेकेराइड्स मोनोसेकेराइड्स शर्कराएं अपचायक होती हैं मोनोसेकेराइड शर्कराएं अपचायक होती हैं ये अपचायकों का अपचयन करके शर्करा अम्ल में परिवर्तित हो जाती है। विस्तार से इसको केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। परिवर्तित हो जाती है यानी मोनोसेकेराइड जितने भी मोनोसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट हैं ये क्या होते हैं? अपचायक होते हैं, ठीक है। और ये अपचायकों का अपचयन करके शर्करा अम्ल में क्या हो जाते हैं? स्वयं बदल जाते हैं, ठीक है। इतना ही जानेंगे इसके बारे में बस, बाकी आप इसको विस्तार से केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, ठीक है। आगे देखेंगे मोनोसेकेराइड्स के उपयोग। मोनोसेकेराइड्स के उपयोग। पॉइंट वाइज देख लेंगे मोनोसेकेराइड्स के उपयोग। ये मोनोसेकेराइड्स के उपयोग की जगह पे इसका महत्व डाल लिखें तो ज्यादा बेटर रहेगा के महत्व। पहला पॉइंट देखें, पहला महत्व देखें, पौधों में प्रकाश संश्लेषण
पौधों में प्रकाश संश्लेषण द्वारा ग्लूकोज के निर्माण में ट्रायोसेस पेंटोसेस तथा हेप्टोसेस महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यानी पहला महत्व यह है कि आपने देखा कि मोनोसेकेराइड्स आपके 5 प्रकार थे और आप जानते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा पौधे अपना भोजन यानी क्या बनाते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं। तो उस ग्लूकोज का निर्माण तभी हो सकता है जब ये आपका ट्रायोसिस, पेंटोसिस और हेप्टोसिस मोनोसेकेराइड हों। तो ये मोनोसेकेराइड्स के अणु ग्लूकोज के निर्माण में सहायक होते हैं। क्लियर। दूसरा अगर देखेंगे, दूसरा महत्व क्या है, नंबर 2, समस्त जीवधारी अपनी क्रियाओं के लिए ऊर्जा ग्लूकोज के जैविक ऑक्सीकरण द्वारा ही प्राप्त करते हैं। यानी कि जीवधारियों को अपनी क्रियाओं के लिए जिस ऊर्जा की आवश्यकता होती है वह ऊर्जा उन्हें ग्लूकोज के ऑक्सीकरण द्वारा ही प्राप्त होती है। क्लियर। इसके बाद देखेंगे क्या प्राप्त करते हैं, इसीलिए ऐसे लिख सकते हैं, इसीलिए ग्लूकोज को ईंधन पदार्थ अंग्रेजी में इसको लिख लेंगे फ्यूल सब्सटेंस कहते हैं। तीसरा इसका महत्व देख लें, और क्या महत्व इसका है, डी राइबोज तथा
डी रिबुलोस नामक पेंटोसिस शर्कराएं क्रमशः डीएनए व आरएनए में पाई जाती हैं। डीएनए व आरएनए में पाई जाती हैं। जो डी राइबोस शर्करा है वो आपकी डीएनए में पाई जाती है और डी रिबुलोस शर्करा किसमें पाई जाती है? आरएनए में पाई जाती है। यानी कि ये राइबोज और रिबुलोस जो है वो डीएनए और आरएनए के कंस्टिट्यूएंट पदार्थ होते हैं, संगठनात्मक पदार्थ होते हैं। अर्थात ये अगर नहीं होंगे तो डीएनए और आरएनए का निर्माण नहीं हो पाएगा। क्लियर? अगला देखेंगे महत्व क्या है। उच्च श्रेणी के कार्बोहाइड्रेट्स के निर्माण में मोनोसेकेराइड्स के अणु एकलक और इसको अंग्रेजी में बोलते हैं मोनोमर का कार्य करते हैं। मतलब जो उच्च कार्बोहाइड्रेट जो पॉलीसेकेराइड्स बनेंगे तो उस पॉलीसेकेराइड्स क्या होते हैं? आपके बहुलक होते हैं। उनके निर्माण में मोनोसेकेराइड्स के अणु एकलक का कार्य करेंगे। अर्थात मोनोसेकेराइड्स के बहुत सारे अणु परस्पर जुड़ करके जो है पॉलीसेकेराइड्स का निर्माण करेंगे। ठीक है, एक और देख लेते हैं महत्व इसका। जीव पदार्थ के लगभग सभी श्रेणियों के अणुओं के संश्लेषण में मोनोसेकेराइड्स की कार्बन श्रृंखलाओं का उपयोग होता है। तो ये आपके सारे मोनोसेकेराइड्स के महत्व हो गए हैं। तो आज आपको मोनोसेकेराइड्स का वर्गीकरण यानी मोनोसेकेराइड्स के प्रकार और इनके उपयोग हो गए। अब आपका मोनोसेकेराइड्स टॉपिक जो है आपका समाप्त हो गया है।
अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपको ओलिगोसैकेराइड्स पढ़ाएंगे, ठीक है। तो ये आज का वीडियो आशा है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इस वीडियो को अंत तक देखेंगे और इसको लाइक करेंगे, अपने दोस्तों में इसको शेयर कर देंगे। और अभी तक यदि आपने इस वीडियो को इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर देंगे। एक बात और कहनी थी कि वीडियो को लास्ट तक देखने के पश्चात कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करके यह अवश्य बताया करें कि वीडियो आपको कैसा लगा, ठीक है। तो देखते रहिए, बने रहिए सरस्वती ज्ञानधारा पर। थैंक यू।